Welcome to Daily Current Affair. Today is of January 2023. The question is, who became first woman officer to be posted at BRO? BRO का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी हमारे पास बॉर्डर है इंडिया का, ठीक है, वहाँ पे जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो BRO के अंडर होती है. ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये BRO है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. डिफेंस जो होती है ना, उसके अंडर होता है BRO. ठीक है, और BRO का काम क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन करना. कहाँ पे? बॉर्डर्स पे. तो वो पहली वुमेन ऑफिसर कौन है जो कि BRO में पोस्टेड होगी? दैट इज़ ए सुरभि जाखमोला. सो सुरभि जाखमोला पहली वुमेन ऑफिसर है टू बी पोस्टेड एट BRO. ठीक है, शी इज़ कैप्टन सुरभि जाखमोला. इंडियन आर्मी की है, 117 इंजीनियर रेजिमेंट की है. ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन द फॉरेन असाइनमेंट. ठीक है, एट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. और कहाँ पे? भूटान में. अभी क्या है, BRO क्या बना रहा है? BRO भूटान में वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है. ठीक है, वहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट चला रहा है. वहाँ के प्रोजेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, कैप्टन सुरभि जाखमोला को भूटान भेजेंगे BRO के थ्रू. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू. ठीक है, तो एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट दंतक, आपने ये नाम भी याद रखना है. प्रोजेक्ट दंतक के अंदर जो है उनको भूटान भेजा जा रहा है BRO के अंडर. ठीक है, तो अब BRO के बारे में जानते हैं. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 मई 1960 को बनाया गया था. ठीक है, क्यों बनाया गया था? बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए. अब बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हिली एरिया पे भी हैं. तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होगा? रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. तो उसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए BRO जो है वो बनाया गया था. ठीक है, और BRO को कम्प्लीटली, पहले BRO था, BRO के कम्प्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लेके आए थे 2015 के अंदर. ठीक है, अब उसके बाद आता है NHAI. अब BRO कहाँ पे होता है? ये होता है बॉर्डर पे. ठीक है, NHAI कहाँ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. मतलब कि जो पूरी इंडिया के अंदर नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी फॉर्मेशन करता है NHAI. ठीक है, जो हाईवेज़ हैं जैसे NH है, नेशनल हाईवेज़ हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन करता है NHAI. और फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1995 में. एक्ट था 1988 का. एंटायर कंट्री टू बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क बाय दैट इज सी 2025. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बोला है कि पूरा का पूरा जो इंडिया है ना, पूरा का पूरा जो इंडिया है उसको क्या करेंगे? उसको डॉपलर वेदर रेडार के थ्रू हम क्या करेंगे? उसको कनेक्ट करेंगे. उसके इसका मतलब क्या है? जो डॉपलर वेदर रेडार है वो क्या करेगा? एक डॉपलर इफेक्ट होता है. ठीक है, उसके थ्रू क्या करेगा? उसके थ्रू वो क्या करेंगे? वेदर कंडीशन को जांचेंगे. ठीक है, वेदर कंडीशन को जांचेंगे और इन्फॉर्मेशन हमारे को दे देंगे कि कब जैसे बारिश होगी, कब जैसे कहाँ पे धुंध छाएगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितने बरसात होगी. तो उस हिसाब से ये सारा का सारा जो है सिस्टम बनेगा. तो डॉपलर वेदर रेडार से हम 2025 तक कनेक्ट हो जाएंगे. जो ये डॉपलर वेदर रेडार है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वेदर की फोरकास्टिंग करता है, वेदर को डिटेक्ट करता है. ठीक है, उसी के बेस पे. और ये जो डिपेंड करता है ना, ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. और अब हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ रेडार. रेडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है? लेट अस सपोज वी हैव अ बेस स्टेशन. रेडार का हमारे पास यहाँ पे बेस स्टेशन है. यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेंगे. ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास आसमान में कोई जहाज़ उड़ रहा है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा और इससे स्ट्राइक होके वापस आ जाएगा. ठीक है, तो रेडार क्या करेगा? यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन होगी कि ये कितनी स्पीड से, जो ये हमने वेव भेजी थी इसकी स्पीड कितनी है. ठीक है, और इतना कितना टाइम लगाया यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वापस आने में. ठीक है, टोटल टाइम को कैलकुलेट करेंगे. स्पीड फिर कैलकुलेट करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा के. ठीक है, अब स्पीड हमारे को पता है. ठीक है, इस वेव्स की स्पीड हमारे को पता है क्योंकि हमने ही इसको छोड़ा है, तो इसकी स्पीड हमें पता है. और टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इतना टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा. ठीक है, तो 2 टाइम TD हो गया है. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे ये प्लेन जो है उड़ रहा है. इसको बोलते हैं रेडार. ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. और तो इसी तरह से हम डॉपलर वेदर रेडार जो है वो सिस्टम डेवलप करेंगे और उसको पूरी की पूरी कंट्री तक 2025 तक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे.
विच स्टेट पास द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, दैट इज़ दी उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या कर रहा है, उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया है। उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है गिरीश सिंह। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 30% हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो डोमिसिल जो वुमेन है, कहाँ की वुमेन है, उत्तराखंड की वुमेन है, उनको ये 30% रिजर्वेशन जो है वो दिया है। इस रिजर्वेशन बिल के अंदर क्या क्या है, इसमें 20% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। और जो 30% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा वो मिलेगा जो वहाँ की डोमिसिल है, उत्तराखंड की जो रहने वाली जो लेडीज़ हैं उनको ये जो है 30% रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाला है। Who wins girls under 15 title in British Junior Open, that is डी अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह ने क्या जीता है, गर्ल्स का अंडर 15 टाइटल ऑफ ब्रिटिश जूनियर ओपन, ठीक है, ब्रिटिश जूनियर ओपन ये टाइटल इन्होंने जीता है। और ये कहाँ पे होगा, ब्रिटिश जूनियर टाइटल है मतलब कि ये ब्रिटेन में ही होगा। ब्रिटेन में ये कहाँ पे हो रहा था, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में ये हो रहा था। तो ये दिल्ली की है अनाहत सिंह, ठीक है। इन्होंने स्क्वैश में किसको हराया है, इजिप्ट की सोहेला हजेम को 3-1 से हरा के फाइनल जीता है और उन्होंने यहाँ पे जो है वो गोल्ड जीता है। अब स्क्वैश से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, लाइक दिल्ली का पिल्लई एंड सौरभ घोषाल, ये दोनों क्या है मिक्स्ड में, डबल में इन्होंने क्या जीता है, वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। अब सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्क्वैश में 2022 रखो इसमें, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दिल्ली का दीपिका पिल्लई और सौरभ घोषाल इन दोनों ने इकट्ठे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्या जीता है, ब्रॉन्ज ही जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 2 पदक जीते हैं स्क्वैश में इस बार, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। Who has been crowned 71st मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है, 70 जो मिस यूनिवर्स थी 70, ठीक है, 70वीं मिस यूनिवर्स वो थी हमारी इंडिया की हरनाज कौर संधू, शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। 2022 में ये जीता था इन्होंने। अब 2023 में, ठीक है, 2023 वाला, ठीक है, 2023 वाला किसने जीता है, यूनाइटेड स्टेट की कैंडिडेट है आर बोनी गैब्रियल, उन्होंने ये जो है वो मिस यूनिवर्स 2022 का जीता है, ठीक है। ये 2021 का है, हरनाज संधू 2021 का है और 70th है, ठीक है। और ये 71st है मिस यूनिवर्स का टाइटल वो जीता है आर बोनी गैब्रियल ने। सो दिविता रॉय ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया से कौन सी पार्टिसिपेंट थी, हमारी इंडिया से पार्टिसिपेंट थी दिविता रॉय, ठीक है, जो कि टॉप 16 तक तो पहुंची थी बट उसके बाद वो पहुंच नहीं पाई आगे वाले। इंडियाज रिचेस्ट 1% ओज मोर देन डैश डैश ऑफ द टोटल वेल्थ, ठीक है। टोटल हमारी कंट्री की जो वेल्थ है, ठीक है, टोटल वेल्थ कितनी है, 100% वेल्थ है, ठीक है। उसमें से जो 40% है ना, वो 40% हमारे पास 1% लोगों के पास ही है, ठीक है। इंडिया के जो 1% लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास पूरे देश के 40% का जो धन है वो इनके पास है, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। रिचेस्ट 1% ऑफ द इंडियन ओन्स 40%, ठीक है, 13 टाइम्स मोर देन वेल्थ एंड ऑफ द बॉटम 50%। मतलब कि जो 1% लोग हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी है, उनके पास जो पैसा है वो 13 गुना ज़्यादा पैसा है बाकी 50% लोगों से, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात है। ये जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। द टॉप 5% ओन्स 61.7%, मतलब कि टोटल पूरे इंडिया के जो 5% लोग हैं ना वो 62 अप्रोक्सीमेटली 61.7 रख लो, तो 62 ऑलमोस्ट 62% पैसे जो है वो इन्हीं के पास हैं, ठीक है। तो रिचेस्ट बन रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो रहा है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मनी की। तो आपने ये याद रखना है कि 40% पैसा जो है हमारे पास इंडिया के 1% रिचेस्ट पर्सन के पास है। एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिंस एट दैट इज़ बी दावोस स्विट्जरलैंड। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दावोस स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही है। बट इसकी जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। और ये 53rd एडिशन है
ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत होती है, और किस तरह से हम इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक कर सकते हैं वो इसके बारे में बातचीत यहाँ पे होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1971 में बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोंगनी स्विट्ज़रलैंड में। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लाउस श्वेब, और चेयरपर्सन कौन है? बॉर्ग ब्रैंडी। ठीक है। मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जारी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस तरह से आपने याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी यही करते हैं। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये पांचों रिपोर्टें जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। विच स्टेट इज़ टू होस्ट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल? दैट इज़ ए कर्नाटका। तो कर्नाटका में 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हो रहा है, 12 से लेके 16 जनवरी के बीच में ये होगा। ठीक है। तो दो सिटीज़ है, एक हुबली है, एक धारवाड़ है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, हुबली एंड धारवाड़। यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल हो रहा है, कहाँ पे? कर्नाटका में। कौन किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 12 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, और उस दिन हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। तो उसी के बेस पे हमने ये जो है ये कार्यक्रम जो है वो होस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्नाटका। और इस बार की थीम है विकासित युवा विकसित भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु क्लेम्ड विक्ट्री ओवर श्रीलंका बाय रिकॉर्ड 370 रन्स इन थर्ड ODI? ठीक है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में 3 मैचों की एक ODI सीरीज हुई है, वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़। उसमें क्या है, उसमें इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से हरा दिया। ठीक है। 3 के 3 मैच इन्होंने जीत लिया है, और थर्ड मैच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज तक कोई भी टीम 290 हाईएस्ट गैप था। ठीक है। इंडिया ने कितने बनाए थे? 371 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। ठीक है। 390 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। तो आप खुद सोचो, वो 73 पे ऑल आउट हो गए श्रीलंका वाले, तो 317 रन से वो हार गए। तो ये एक सबसे ज़्यादा, सबसे बिगेस्ट मार्जिन है आज तक का वनडे इंटरनेशनल में। तो इंडिया ने किसको हराया है? श्रीलंका को। कितने? 317 रन से। तो ये हाईएस्ट विक्ट्री बन गई है बाय 317 रन अगेंस्ट श्रीलंका। 290 न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था 290 रनों से। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 275 रनों से हराया था। साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 272 रनों से हराया था। इंडिया ने बरमूडा को 2007 के वर्ल्ड कप में 257 रन से हराया था। तो ये सबसे बड़ी जीत हो गई है 317 रन की। ठीक है। और उसके बाद एक और न्यूज़ है, विराट कोहली बिकम्स द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI क्रिकेट। सो ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन जो है वो किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं। 18,000 रन के आसपास इनके रन है, एवरेज 44.83 की है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कुमार संगकारा 14,000 रन। उसके बाद है रिकी पॉन्टिंग 13,000 रन। उसके बाद है सनत जयसूर्या 13,423 रन। ठीक है। उसके बाद आगे हम विराट कोहली। ठीक है। इनके भी रन है। तो ये 5वें नंबर पे आगे हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर इन इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।